अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक जबरदस्त मैच इस वक्त चल रहा है और ये मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और पेशावर ने पहले खेलते हुए 227 रन बनाए, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। जवाब में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी है, हदफ बड़ा है, टारगेट बड़ा है, लेकिन जवाब में मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली मोहम्मद रिजवान इस वक्त उसका टॉप ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हुआ है। 6 खिलाड़ी, बल्कि यूं कहिए कि 7 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। इसमें इस वक्त तकरीबन 92 स्कोर अभी तक बनाए हैं और बहुत मुश्किलात का शिकार है इस वक्त तक मुल्तान सुल्तान। और आज दोनों ही टीमों के कैप्टन्स की बात की जाए, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान है। दोनों ही एक तो पाकिस्तान टीम को कप्तानी एक लंबे अरसे तक करते रहे और दूसरे मोहम्मद रिजवान अभी भी पाकिस्तान ओडीआई टीम के कैप्टन है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि आज बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान भी मुकाबला चल रहा था, दोनों कप्तानों का भी मुकाबला था। लेकिन आज ग्राउंड में क्या हुआ है, नताइज कैसे आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे कि कौन अच्छा खेला और क्यों मुल्तान सुल्तान ने इतने ज्यादा रन्स करवा दिए और अब उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास सबसे पहले स्कोर कार्ड आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से पेशावर ज़ल्मी परफॉर्म किया। और शुरू में उनकी बैटिंग लाइनअप जो ओपनर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। देखें तो साइम अयूब 2 पर आउट हो गए, बाबर आजम 5 बॉल पर फिर 2 रन ही बना सके और एक मरतबा फिर बड़े रन नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर कैटमोर ने अच्छी इनिंग खेली और 52 रन किए। और साथ में हारिस की बात करें तो बहुत अच्छे रहे, 21 बॉल पर 45 रन और तलत ने 37 रन किए, 34 रन भी आए। और सबसे अहम बात थी समत की, जिसने आकर बिल्कुल जो बड़ा टारगेट हमें नजर आ रहा है उसमें बड़ा रोल प्ले किया और सिर्फ 14 बॉल पर 40 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली। कुछ बॉलिंग के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और इन्हीं अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से आज पेशावर ने 227 रन बनाए हैं। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो बॉलर्स मुल्तान सुल्तान के कैसा परफॉर्म करते रहे, इनमें देखा जाए तो सब ने फेंटा खाया है, अच्छा खासा खाया है। और एक बॉलर जो मिले हैं वो 36 रन, आई थिंक 36 रन दे रहे हैं। और फिर ब्रेसवेल जो है वो 37 रन दे रहे हैं। आकिब जावेद को मार पड़ी है और खूब मार पड़ी है, 52 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं लिया। इसी तरह से उसामा मीर ने भी अच्छा खासा फेंटा खाया है, 51 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिए। उबैद की बात करें तो 40 रन दिए और 2 विकेट ली हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद एक ओवर में 5 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। तो ये हमने आपके सामने रख दिया। पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखेंगे कि पॉइंट्स टेबल पर तमाम टीमें पेशावर ज़ल्मी की कहां पर, पेशावर ज़ल्मी समेत बाकी टीमें कहां पर स्टैंड करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त लीड कर रहा है, पहले नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर। मुल्तान सुल्तान कोई पॉइंट्स टेबल पर अभी तक उसके पास पॉइंट्स नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के पास कोई पॉइंट नहीं है। दोनों ने 2-2 मैच खेल रखे हैं। आज का मैच फैसला करेगा कि कौन सी टीम कोई पॉइंट्स लेगी। यानी कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी मजबूत है और पेशावर ज़ल्मी आखिरी नंबर से 5वें नंबर पर आ सकती है आज का मैच जीतने के बाद। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग पर, दुनिया भर में खेली जाने वाली क्रिकेट पर, अली ताबिश। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया। उनके साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं फैज़ान अवान। फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर हफीज़ अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी पीएसएल की इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हम आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप दूर हैं, तो हम चाहते हैं कि जो दूर वाले हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का मैच आपने देखा और अभी देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा टारगेट था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, 228 रन का टारगेट, या फिर आसान टारगेट था, हासिल किया जा सकता था। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप को क्या हुआ कि वो इस टारगेट के सामने बिल्कुल उसके हाथ पांव फूल गए? जी लुकमान भाई, सब पाकिस्तान की ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम हमेशा चेज करते हुए लड़खड़ाते हैं और वही माइंडसेट यहाँ हमें पीएसएल में मुसलसल नजर आ रहा है। सिवाय एक मैच के जो कराची किंग्स ने जीता, मुल्तान के खिलाफ ही जीता था, वो भी उसके बाद से देख ले तो कोई अभी तक 200 प्लस वाला चेज नहीं हुआ, इवन 175 भी चेज नहीं हुआ कल के मैच में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मुसलसल वो डिप आती ही जा रही है। कोई भी टीम 175 हो या 200 का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है शायद पाकिस्तान पर कि उसके बाद कोई भी टीम उसको देखती नहीं है शायद, या वो सोचती नहीं है कि 200
है तो सिर्फ अपने कुछ थोड़ी बहुत स्टैट्स को बेहतर करने के लिए, जैसे कल क्वेटा वाले मैच में भी हमने देखा तो वो लग रहा था कि शायद वो थोड़े थोड़े 25, 30, 35 रन अपना अपना करने के लिए कप्तान समेत लगे हुए थे कि मैं अपनी जगह फिट कर लूं थोड़ी बहुत, बाकी मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि मैच किस तरफ को जाता है। तो आज भी अगर देखें तो 227 बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ की अब तक की पोजीशन को देखते हुए अनचेजेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो आईपीएल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वहां भी 200 रन इस दफा कम हो रहे हैं और वो भी इतनी आसानी से चेस नहीं हो रहे। तो यहाँ भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है इसकी वजह ये भी है कि क्योंकि इस दफा हमारी पीएसएल थोड़ी लेट हो गई है, तो वो जो ड्यू फैक्टर वगैरह वगैरह फैक्टर्स जितने भी थे वो कम है चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, तो शायद ये वजह भी एक हो सकती है। और बहरहाल मेंटल ब्लॉक तो है हमारे प्लेयर्स में कि वो चेज के लिए, इतने बड़े चेज के लिए जाते नहीं है आमतौर पर, और थोड़ी बहुत अपने अपने माइलस्टोन्स के लिए ही काम करते। और आज भी अगर देखा जाए तो पेशावर ने 227 कर दिया, लेकिन मुल्तान उस डिप से बाहर ही नहीं आ पा रही। उसकी शायद उनके कप्तान का भी बहुत ज्यादा इसमें हाथ है, उनके कोचेस का भी बहुत सारा हाथ है। इससे पिछले वाले मैच में अगर देखें तो उनकी जो बॉलिंग कोच थी, उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहना यह था कि हमने जो पहले फैसला किया था बॉलिंग करने का, उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि बॉल शेप हो। तो शेप अगर आपने बॉल करना है तो फिर आप पहले 6 ओवर में 3 ओवर तो आप स्पिनर से करवा रहे हैं। तो ये माइंड से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो थिंक टैंक है ना मुल्तान का, वो अलग अलग सोच रहा है। कोच कुछ और सोच रहा है, कप्तान कुछ और सोच रहा है। और तीसरी और अहम सबसे अहम बात यह है कि जो उनके कप्तान है यानी कि रिजवान, पाकिस्तान के भी कप्तान है, तो वो काफी लंबे अरसे से हार को चखते हुए आ रहे हैं। तो वो एक मेंटल ब्लॉक में चले गए, वहां से वो बाहर नहीं आ पा रहे कि जीत किस तरह हासिल की जाती है। जो खासतौर पर उन्होंने पहला बहुत बड़ा रन 235-36 रन का टारगेट चेज करवाया था कराची की तरफ से, तो तब से मेरा ख्याल है कि उनसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज। ये मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, सऊद शकील हो, सब एक ही माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान को क्या ऐसी क्रिकेट चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अली ताबिश भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन अली ताबिश ने हमारे ही एक प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बाबर आजम पर जब बात हो रही थी तो बाबर आजम से मुतल्लिक कुछ कहा था कि बाबर आजम कितने रन करेंगे, पहले वो सुनते हैं, फिर आज हमें उस पर बात करते हैं। बाबर कितनी देर ओपनर आ जाएगा या कितनी देर ऐसे आएगा? आज भी कितने रन किए हैं बाबर ने? एक रन किए ना, सिफर से एक। हाँ, माशाल्लाह तरक्की। तो अच्छा, अगले मैच में डबल होंगे, फिर उससे अगले मैच में डबल होंगे, 13 मैच लगेंगे। हाँ, तो अली ताबिश उसमें कह रहे थे कि उस दिन 1 रन हुए, यानी कि असनैन कह रहे थे, और अली ताबिश ने कहा कि आप डबल हो जाएंगे, यानी कि 1 से 2, और आज यही हुआ है। 5 बॉल पे बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन किए। अली ताबिश साहब कैसे कह दिया था सर आपने ये सब? सर ट्रेंड्स क्रिकेट में बड़ा मैटर करते हैं, ट्रेंड्स झूठ नहीं बोलते। ट्रेंड चल रहा था एक, और अगर आप थोड़ा सा मजीद गौर से, मतलब ये तो मजाक में बात थी, बट गौर से स्टडी करें बाबर के ट्रेंड्स, तो एटलीस्ट 4 इनिंग्स लगती हैं उनको कोई अच्छा स्कोर करने में। ये पिछले 1 साल के ट्रेंड्स की बात है, जब से उनकी फॉर्म लूज हुई हुई है। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो है वो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2 रन करेंगे, 2 रन ही किए उन्होंने। मैं मजाक नहीं कर रहा, जब 1 रन पहला रन कर लिया ना उन्होंने, मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज किया 50% डन। और फिर दूसरा रन पे उसके बाद जब लेग बिफोर की अपील हुई तो मैंने सिर्फ स्माइलिंग वाले इमोजीज भेजने शुरू कर दिए अपने दोस्तों को ना, और फिर मुझे मैसेज आना शुरू हो गया, अली भाई आपके प्रेडिक्शन, अली भाई आपके प्रेडिक्शन। अब बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि जो मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है ना, जीत समझ नहीं आ रही, परफॉर्म हो नहीं रहा। हाँ। देखिए कप्तान की परफॉर्मेंस ना पूरी टीम को रिफ्लेक्ट करती होती है। ये आज के केस में थोड़ा सा उल्टा भी है और सीधा भी है कि रिजवान की परफॉर्मेंस उनकी टीम की रिफ्लेक्शन है इस टाइम, बिल्कुल, और बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जो आगे परफॉर्म करके गया है वो हारिस ने शुरू किया, आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा, और फिर टॉम कोलर कैडमर जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। और मैंने शायद पिछले उसमें प्रोग्राम में ये कहा भी था कि शायद चेंज मिले इस दफा, लेकिन उन्होंने टीकेसी को भी रख लिया, अब्दुल समद को भी ले आए। मैंने कहा था लूक वुड को खिलाएंगे, अली रजा का मैंने प्रोस्पेक्ट किया था, अली रजा माशाल्लाह से 4 विकेटें ले गए हैं। लूक वुड खेल रहे हैं अच्छी खासे, पहला ओवर बहुत अच्छा कराया उन्होंने। ओपनिंग स्पेल में जो फेंटा रोकना था उन्होंने, क्योंकि 11.5 का रन रेट चाहिए था चेस करने के लिए, वो कंट्रोल उन्होंने शुरू में दे दिया, जिस वजह से विकेटें मिलना शुरू हो गई। प्रेशर था, साइम अयूब का हमने डिस्कस किया था, साइम अयूब को लगा दिया शुरू में, आगे उन्होंने पहली बॉल पे रिजवान की विकेट भी ले ली। तो बाबर आजम की तरफ से कप्तानी में आज बहुत बेहतरी देखने को मिली, रिजवान की तरफ से कप्तानी बहुत लैकलस्टर थी, टीम आउटफील्ड में बहुत स्लो थी। सॉरी जी हम लोग बात कर रहे थे उसामा मीर के बारे में, आपस में दोस्तों में ना, तो उसामा मीर इस लीग में प्लैटिनम प्लेयर, प्लैटिनम पिक है, ठीक है, रिटेंशन भी प्लैटिनम में, उनका कैटेगरी प्लैटिनम है। बॉल उनके पास आ रही है, वो डाइव तक नहीं मार रहे, बॉल उनके हाथ में आ रही है बॉलिंग कराने के लिए, तो माशाल्लाह से वो हाफ सेंचुरियां दे रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि क्या हमें ऐसी क्रिकेट की जरूरत है
देखें, एक टीम ने जब एक मैच चल रहा होता है, एक टीम बैटिंग कर रही होती है, एक टीम बॉलिंग कर रही होती है, हमने मुवाजना करना होता है कि यार अच्छी क्रिकेट तो प्रेजेंट करो, आप कुछ तो ऐसा करो कि पता लगे। कमेंटेटर्स तारीफें कर रहे हैं जी, उसामा मीर पूरी दुनिया में लीगें खेलते हैं, उसामा मीर बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसामा मीर को एक ओवर में 3 छक्के पड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ओवरऑल हमारी टीम में जो है ना, हमारे प्लेयर्स में खास तौर पे जी वो एक ब्लॉक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं खेल रहे ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, और आज तो अच्छे खासे हैवी वेट्स खेल रहे हैं, अच्छी कैरेबियन के भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड के भी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उन सब में तो नहीं हो सकती ना। हम लर्न कर रहे हैं ना उनसे, हम बहुत ज्यादा जो है ना वो लर्न कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि यार आपका मोहम्मद हारिस भी तो अपना प्लेयर ही है ना, उसने आके इंटेंट दिखाया, उसने बॉल को थोड़ा सा रीड किया और उसने कमाल खेला। उसके बाद क्या कहते हैं, टीकेसी ने बहुत कमाल खेला, और फिर अब्दुल समद, इंग्लिश में वो कहते हैं ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि जिस किस्म का मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस और खास तौर पे जो फिनिशर का रोल जिसमें अब्दुल समद को हमने खेलते हुए देखा, वो बहुत रिफ्रेशिंग था। चलें, ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। आज हमारे साथ एक और आवान मौजूद हैं, फैज़ान अवान हमारे यंगस्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फैज़ान, बाबर आजम पर आप बात करना चाह रहे थे और प्रोग्राम से पहले भी, तो हम बाबर आजम पर ही बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? एक लंबे अरसे से ऐसा चल रहा है। एक और बड़ा सवाल है बाबर आजम से मुतलिक, वो मैं डॉक्टर साहब के लिए छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाबर क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? सर, सबसे पहले तो जो बात है ना बाबर की फिटनेस की है, वो बहुत मैटर करती है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है। आप विराट के साथ कंपैरिजन करते हैं, आपने देखा होगा हमारे मुल्क में कहते हैं जी बाबर विराट। सर, आप कभी भी बाबर को विराट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करें बड़े इवेंट्स पे, आप बाबर की परफॉर्मेंस चेक करें बड़े इवेंट पे। बाबर 3-4 सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस वाला जो इशू है ना, ये लीग तक आ पहुंचा है। आपको 5 साल कप्तानी मिली, आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, क्या काम बनता है? आपका काम बनता है आप यार अपने आप को स्विच ऑफ करो, पीछे आओ। आपको मानना चाहिए, सरफराज हमारा जो कैप्टन था, सरफराज के साथ क्या इशू हुआ? सरफराज को 11-12 सीरीज उसने आपको जितवाई, उसके बाद उसके साथ क्या इशू हुआ? एक सीरीज आ रहा, उस बेचारे को उठा के उन्होंने बाहर बैठा दिया। बाबर क्यों नहीं बाहर बैठ रहा? बाहर बैठना चाहिए। सरफराज भी आपके साथ बाहर बैठ रहा था। इसका मतलब है कि टीम नहीं चाहती, मैनेजमेंट नहीं चाह रही उसको। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर बाबर आजम को लेके। बाबर को भी बाहर आप कह रहे हैं कि बाबर का हाल ये कि बाबर बाहर बैठे, बाबर को भी बाहर बैठना चाहिए, जिस तरह बाकी टीम से भी, लीग से भी, हर जगह से उसे रेस्ट चाहिए। उससे चाहिए वाकई यार, रेस्ट चाहिए। क्या करें सर, उसे इत्काफ बिठा दें? आप नहीं, इत्काफ ना बिठा दें सर, लुकमान साहब उसको बाहर बैठना चाहिए। अब निकल चुका है, उसको बिठाना चाहिए बाहर। आप उसको जब तक बाहर नहीं बिठाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा कि बाबर तुम किधर जा रहे हो, तुम वो प्लेयर हो भी या नहीं। आप 5 साल से यार 4-5 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है लुकमान, 4 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है। आपने अगर परफॉर्म करना होता है ना, वापस आ जाते हो। आप 3-4 साल की परफॉर्मेंस उसकी उठा के देख लो, नहीं कर पा रहा तो नीचे मिडिल ऑर्डर मौजूद है ना, रिजवान और बाबर, ये दोनों जो खिलाड़ी है ना, ये आपके कितने यंगस्टर का हक खा रहे हैं, आपको भी तो नजर आ रहा है। ख्वाजा नाफे, अरसन नवाज, साइम अयूब, फखर जमान, कितने लोग हैं। तो इनको अब ये ओपनिंग छोड़ने ही नहीं चाहते। ये इनका बहुत बड़ा जो मैटर है ना, ये ओपनिंग नहीं छोड़ना चाह रहे, ना रिजवान छोड़ना चाह रहा है, ना बाबर छोड़ना चाह रहा है। अब एक और ऐड कर लें इसमें अली, एक और ऐड बनता है ना, सऊद शकील भी तो आ गए हैं ना। नहीं, सऊद शकील वो भी ख्वाजा नाफे मौजूद है, तो वो भी ओपनिंग करना चाह रहे हैं कि मैं करूं। देखिए, ख्वाजा नाफे ने उस हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली कि हम उनको कहें कि वो एज अ ओपनर उनका गेम लेकिन हाँ, वो वाली बात हम उन पे नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर ही इज फाइन। उन्होंने पिछले मैच में जो है ना वो इनएक्सपीरियंस का मुजाहरा किया, बट जो वो भी वन हिट वंडर की तरह जो लास्ट पीएसएल में उन्होंने एक इनिंग खेली थी, वो बहुत प्रॉमिसिंग थी। हम वो चीज देखना चाहेंगे अपने सारे यंगस्टर्स में से। देखें, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने शायद यही बात की थी कि आप जितने यंगस्टर खेल रहे हैं उनको मौका दें प्रॉपर खेलने का। सही, ठीक है, उनको अपना नाम बनाने मौका मिलना चाहिए। Exactly. एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर हफीज आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि कुछ भी हो, कौमी टीम में परफॉर्मेंस हो या फिर लीग्स में परफॉर्मेंस हो, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सारे का सारा मलबा बाबर आजम पर ही क्यों? बहुत सारे सवाल बाबर आजम पर ही क्यों उठना शुरू हो जाते हैं? बाकी भी लड़के अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उन पर उतनी बात क्यों नहीं होती है? आखिर बाबर आजम ही क्यों कटहरे में खड़े हो जाते हैं? ये सवाल है डॉक्टर हफीज अवान साहब के लिए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच चल रहा है और 228 रन्स का टारगेट है। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई है और यूं कहिए कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने इस वक्त समेट दी है और बिल्कुल 8 प्लेयर उनके आउट हो चुके हैं और अब बाकी क्या बचा है, मैच उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन हम कुछ बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी मैच तो जीत रही है बाबर आजम की कप्तानी में और साथ में उनके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सवाल वही है जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं छोड़कर गया था। लेकिन उससे पहले बाबर आजम की इस पीएसएल में अभी तक के मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है, वो स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और फिर इस पर सवाल भी रखेंगे। मैचेस हैं बाबर आजम के 3 और इनके रन्स हैं 3, जिनमें 2 रन्स वो हैं जो हमारे पैनलिस्ट अली ताबिश ने बताए थे और 1 रन से इसके अलावा है। और बाकी सूरत हाल में क्या इसमें बताऊँ आपको, कितने चौके कितने छक्के। जब रन्स ही 3 है तो स्ट्राइक रेट सिर्फ है 1.00। चौके 0, छक्के 0, 50 0, सेंचुरी 0, चौके 0, स्ट्राइक रेट 0 सर। डॉक्टर साहब, ये हमारे सुपरस्टार हैं बाबर आजम, उनकी कप्तानी में आज उनकी टीम तो जीत रही है, लेकिन सर उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि और भी लड़के अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्या वाकई में ये दुरुस्त है कि उन पर तनकीद होनी चाहिए या आप समझते हैं कि नहीं? आपकी क्या राय है इस पर? पहले तो मैं अली ताबिश से कहूंगा कि यार अगर आपकी प्रेडिक्शन इतनी ठीक होती है तो आप 2 रन की क्यों करते हैं, 100 रन की करते हैं या 200 रन की करते हैं ताकि बाबर बना। ये डॉक्टर साहब बाबर आजम सर अगले मैच में 50 करना चाहिए अली ताबिश से। अगले मैच में 50 है सर। ले 50। शुक्रिया। जी अच्छा, जहां तक बात की ना कि बाबर पर ही क्रिटिसिज्म क्यों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है लुकमान भाई, ये होता ही इस तरह होना भी चाहिए। द रीजन इज कि आप जिस मसरत पर बैठे हैं उस मसरत का तकाजा है। अगर आप हीरोइज्म लेते हैं, स्टारडम लेते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इसके बगैर आप ये इससे निकल नहीं सकते इस बात को ये कह करके जी मैं अकेला तो नहीं हूँ, बाकी टीम भी तो है ना। बाकी अगर ऑन ऑफ परफॉर्म कर रही है कि टीकेसी ने परफॉर्म कर दिया, आज समद ने भी परफॉर्म कर दिया, हारिस का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन हारिस ने भी परफॉर्म कर दिया, दूसरा मैच लगातार उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो आप पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है और बतौर कप्तान तो आपकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर जब आप बैट उठाकर सबसे पहले ओपनर भी आ जाते हैं तो जिम्मेदारी का एक कदम और बढ़ जाता है आप पर। तो ये हम निकाल नहीं सकते इस बात को बाबर से कि आप चूंकि कप्तान हैं, चलो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाकी 10 भी तो हैं, वो भी तो हैं। नहीं, ये लेम एक्सक्यूजेस है। आपको फ्रंट से लीड करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आप पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपको हटाया गया, दोबारा बनाया गया, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दिया गया, जो कि रेस्ट गलत तरीके से दिया गया। तो रेस्ट अगर देना है तो मैं इसका बिल्कुल बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूं कि उनको एक ऐसी ब्रेक देनी चाहिए जो क्रिकेट से ब्रेक हो। बेशक वो महीने की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, जिसमें वो कुछ किताबें उठाएं, कुछ फिल्में उठाएं अगर उनको पसंद है, या जो भी उनको क्रिकेट से हट के कुछ भी पसंद है जिसमें क्रिकेट इन्वॉल्व ना हो, तो वो कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठ जाए जाकर कोई तकरीबन महीने 2 के लिए और फुल ब्रेक लें, मेंटली रिलैक्स हो जाएं, क्रिकेट को छोड़ दें, क्रिकेट इन्फो भी फॉलो ना करें और उसके बाद दोबारा से अपने आप को माइंड को रिलैक्स करके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सबसे मिलके, बल्कि एक दोस्त है उन्होंने कहा था कि यार ऐसा करें कि आपके पास आ जाते हैं। मैं कि मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात होगी, एजाज होगा मेरे लिए मेरे पास आ जाए और जरूर यहाँ पे। तो एनीवेज तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को किसी साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है इस सारे माहौल से, सारे ट्रॉमा से निकलने के लिए? जिस तरह का वो जितना बड़ा प्लेयर है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट हम चाहते हैं कि वो दोबारा से उसी कलर में नजर आए, अच्छा परफॉर्म करे। सो उसको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस सारे ट्रॉमा से निकलने के लिए? बिल्कुल जरूरत है। ये अगर हम इस बात को मान ले कि नहीं मैं खुद ही अपने आप का डॉक्टर हूं तो फिर हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही न पेश आए ना, ये बात है, उनको जरूरत है, उनको ये मानना चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू जो चला था उसमें वो एक बात पता नहीं उन्होंने रैंडमली कर दी थी या उनके जहन में कोई ऐसी बात थी, किसी ने पूछा उनसे कि आप इस फेलियर से को एड्रेस कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं खुद से बात करता हूँ। खुद से बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मेंटोर्स मौजूद हैं, आपके कोच मौजूद है, आपकी फैमिली मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, तो उनसे आप कंसल्ट करें ताकि आप राइट डायरेक्शन में सोच सकें। सिर्फ अपने आप से बात करने से मसला हल नहीं होगा। तो उस मेंटल ब्लॉकेज से निकलने के लिए अब तरीके तो सारे के सारे बता रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट उन्होंने खुद से करने हैं या उनके लोग हैं उन्होंने करवाने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाने हैं, ताकि वो उस ब्लॉक से बाहर आ जाए। इसमें कोई शक नहीं। जब तनकीद की हम बात करते हैं तो उन पर तनकीद इसीलिए होगी कि जब कंपैरिजन आप उनका विराट कोहली से करते हैं ना, किसी और का तो नहीं, रिजवान का तो नहीं करते, किसी और का तो नहीं करते, हम बाकी जितने भी हमारे प्लेयर हैं। तो जब आप बड़ी तकाबली जायजे में चले जाते हैं तो फिर आप पर ये फर्ज बनता है कि आप उस तरह का परफॉर्मेंस दें कि
ताकि आपको बाबर आजम जिन लोगों ने बनाया है वो फिर आपकी वो परफॉर्मेंस भी तो देख सके ना। ऐसा तो ना हो कि परफॉर्म आप कर नहीं रहे और आप सिर्फ उस स्टारडम को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अली भाई ने, फैजान भाई ने बात की कि उनको उस ब्लॉकेज से निकालने के लिए हमें कुछ ऐसी जरूरत है कि जो मिलजुल कर करने की जरूरत है। शायद अकेले का काम मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त। जी ठीक हो गया। अली ताबिश, जब हम बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से तो इसमें उनकी परफॉर्मेंस पर भी बात होती है, लेकिन साथ में हम अपडेट भी कर दें अपने नाज़रीन को कि 9 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं और बहुत मुश्किलात का नहीं बल्कि यूं कहिए कि मैच इनके हाथ से निकल चुका है। 123 रन अब डॉक्टर आमिर लियाकत याद आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अली? उन्होंने कहा था बहुत नाजुक सूरत हाल है। बहुत नाजुक नहीं, बहुत ज्यादा नाजुक सूरत हाल हो गई है। यहाँ से वापसी नामुमकिन लग रही है। नामुमकिन का रास्ता तो नहीं। अच्छा, हम बाबर आजम पे तनकीद क्यों करते हैं? मैं ABN पे ही बैठा था, हसनैन तब शो करते थे, यहीं पे बैठ के मैंने बात की थी जब वो मेरा क्लिप वायरल हो गया था कि मैंने कहा था बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है, एग्जांपल दी थी, वो अच्छा खासा गया था। तो मैंने इसी शो पे आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी दफा ये बात की है कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड। हम उसके ऊपर तनकीद इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है वो क्या क्या कर सकता है। उसने हमें आदत डाली उन चीजों की, उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, उसकी हर जगह जाके रन्स करने की, हर बॉलर को लताड़ने की हमने देखी हुई है। अब हमें अच्छा मतलब एक चीज आप लड़ते उसी से हो ना जिससे प्यार होता है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज अली ताबिश, फैजान भी कह रहा है कि रेस्ट चाहिए, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसको वाकई में रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट, यानी कंप्लीट रेस्ट। क्रिकेट का बिल्कुल वो कहें कि क्रिकेट कहीं हो ही नहीं रही, वो ऐसा रेस्ट चाहिए उनको। आप भी समझते हैं कि उनको रेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल चाहिए। मैं मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल से ABN का गेस्ट हूँ, शोज पे आता रहता हूँ और मैंने मेरे ख्याल से मुतवातिर तौर पे ये बड़ी दफ़ा बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी होना चाहिए। मैंने एग्जांपल्स भी दिए बड़े, बहुत दफ़ा। शफकत साहब मेरे ख्याल से इस बात का आपको जवाब दे सकते हैं अच्छे तरीके से। इतनी दफ़ा मैं बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी टीम के साथ एक साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, जो बच्चों के हम बात अब तो खुल के बात करते हैं ना कि मेंटल ब्लॉक है, मेंटल प्रेशर है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मैच खत्म हो गया अली, उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का बाबर आजम की कप्तानी में पहला मैच जीत लिया है और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है इस मैच में, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच बाबर आजम को देखा जा सकता है और पहली जीत उनके नाम। तीसरा मैच था मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, दोनों के ही कोई पॉइंट्स नहीं थे पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन आज बाबर आजम की कप्तानी में बिलाखिर पेशावर ज़ल्मी जीत गई है। और इस वक्त देखा जा सकता है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो हैं वो बात कर रहे हैं रिजवान से, शायद उनसे पूछ रहे होंगे कि आज भी आपने कुछ लर्न किया है या नहीं किया, तो वो उनसे कुछ ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ फॉर पेशावर ज़ल्मी के बिलाखिर वो कुछ ना करते करते कुछ छठे नंबर से पांचवें नंबर पर आ गए हैं, नीचे से दूसरे नंबर पर हैं। और बाबर आजम की कप्तानी में बाबर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पे हम तनकीद कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम जीती है और फिर बाद में जब मैच जीते हैं तो काफी खुश दिखाई दिए हैं बाबर आजम और काफी ज्यादा मुस्कुराहटें बखेर रहे थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की जानिब से। उनके बैटर्स की बात करें तो उनमें अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन यहां पर उनके बॉलर्स की अगर बात करें तो अली रजा बिल्कुल आज डिफरेंट नजर आए हैं। बहुत यंग लड़का है और बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को उनसे उम्मीदें भी हैं। और अली रजा ने आज 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं। तो अली रजा ने बेहतरीन बॉलिंग की है, जिसके नतीजा में मुल्तान सुल्तान जो है वो कह लें कि उनके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और मुल्तान सुल्तान से इस मैच में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और पॉइंट्स टेबल पर आज जैसे अली ताबिश कह रहे हैं कि नंबर अब चेंज हो गया है, पेशावर ज़ल्मी 6 से 5वें नंबर पर और मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर से अब 6 नंबर पर। और ये मैच था एक तरह से बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान रहा था, तो एक अच्छी जीत। हम दोबारा वापस आते हैं अपने पैनल पर, फैजान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, कैसा लगा? आप तो बाबर पर तनकीद कर रहे थे यार, वो जीत गई उनकी टीम उनकी कप्तानी में। सर हम जो PSL करवा रहे हैं ना, वो किस वजह से करवा रहे हैं? मेरा ये, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि PSL क्यों करवा रहे हैं हम यहाँ से प्लेयर निकाल के बाहर लाना चाहते हैं। हम बाबर को क्रिटिसाइज करना कोई हमारा शौक नहीं है, हमारा वो प्लेयर है, ब्रांड है, सब कुछ है। लेकिन जब आप कह रहे होते हैं ना कि मैं किंग प्लेयर हूं, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड में जाके। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार नहीं, मैं जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप एटीट्यूड में ये बोल दोगे कि नहीं मैं करके दिखा दूंगा, ग्राउंड में जवाब दूंगा। तो फिर ग्राउंड में जवाब देने होते हैं। लेकिन आज उनकी टीम जीत की, अब हम इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक जो है ना वो तफरीक थोड़ी सी करना चाहूंगा। बाबर पे क्रिटिसिज्म बाबर द बैट्समैन पे होता है,
ठीक है, और फिर स्पेसिफिकली बाबर द कैप्टन पे होता है। बिल्कुल। आज उनकी बैटिंग नहीं चली, लेकिन आज उनकी कप्तानी काफी बेहतर थी। इस वजह से टीम में जो है ना, जो प्लान्स होते हैं ना, अली रजा को पावर प्ले के बाद इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि एक यंगस्टर की जगह बनती है कि थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर कम होगा। पिछले मैच में पावर प्ले में बॉलिंग कराई, उसको स्कोर पड़ा, वो बेचारा कॉन्फिडेंस लैक कर गया, आगे से इतनी अच्छी बॉलिंग हुई। आज आपने बॉलिंग करवाई अली रजा से पावर प्ले के बाद, ठीक है, तो ये टीम का प्लान था और आपने स्ट्रेटजी के ऊपर आप उतरे, आपके पास टारगेट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही, तो आज एज अ कैप्टन आप कामयाब रहे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। कप्तानी अच्छी थी, कप्तानी पे आज कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। आज क्रिटिसाइज जिसने भी करना है, जो हम भी बैठ के कर रहे हैं, वो बाबर द बैटर पे कर रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि बाबर परफॉर्म करे भाई, Exactly. अच्छे रन सर, हमारा भी सवाल यही है लुकमान के परफॉर्म करके दे, हमें उसकी इंटरनेशनल में जरूरत है, लीग्स में जरूरत नहीं है, वो फ्रेंचाइज को जरूरत है उसकी, हमें जरूरत है वो परफॉर्म करके दे हमें इंटरनेशनल पे, जैसे वो करके आ रहा है। तो ये चीजें हम तो डिस्कस करें। ताबिश ने कहा तो है कि नेक्स्ट मैच में 50 करेगा, आप देखते हैं अल्लाह करे ताबिश भाई ने ये बात कही है डॉक्टर तो हो जाए। साहब जैसे आप भी मुस्कुरा रहे हैं कि अली ताबिश साहब ने अब कहा है, तो हम भी देखते हैं अब क्या होता है। बाबर आजम साहब इनकी लाज रखते हैं या नहीं रखते हैं, या अगर ना रखें तो फिर मैं अब दोबारा यही क्लिप चलाऊंगा जब बाबर ने अगर 50 से कम रन किए ना, तो डॉक्टर साहब आप भी याद करवाइएगा, आप भी उस दिन साथ होंगे जिस दिन भी आप पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। सो सर, सवाल यह है कि अली रजा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 4 ओवर्स में 21 रन दिए हैं, 4 विकेटें उस लड़के ने ली है, 5.25 की इकोनॉमी है सर उसकी। क्या कमेंट करेंगे उस पर? जबरदस्त प्रोस्पेक्ट, बहुत अच्छा, जब खासतौर पर हमें जरूरत है नए खून की, नए बॉलर्स की, पेसर्स की, तो वो लड़का अंडर 19 से आया है, परफॉर्म करके आया है, प्रोसेस से आया है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट स्टार नहीं है, उसको जाना जाता है, सारे क्रिकेट के हल्के बखूबी जानते कि अली रजा एक प्रोसेस से आ रहा है। तो यहाँ पर वो उस ओनरशिप की जरूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने की जरूरत है कि फ्रेंचाइज में अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो सुपरस्टार ना बनाए, अभी उस प्रोसेस से गुजरने दे, उस चक्की से गुजरने दे। वो जो हम वायरल करने शुरू हो जाते हैं क्लिप्स, अभी वो ना करे जो ओवरनाइट स्टार्स है, जैसे हमने ख्वाजा नाफे की बात की, इसलिए वो आप कह रहे हैं कि पूरे प्रोसेस से उनको गुजर कर आना चाहिए। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि आखिर मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे की, किसने अच्छी बॉलिंग की है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी ने आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और शिकस्त दिया है। देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स यानी कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे नेक्स्ट मैच की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम बात करेंगे अली रजा की अच्छी परफॉर्मेंस पर। अली रजा ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि प्रोग्राम में अब टाइम कम है, कल के मैच पर भी बात करनी है, लेकिन अली रजा की परफॉर्मेंस को सराहा जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने भी बात किया है, लेकिन उनको पूरे प्रोसेस से वो लड़का गुजर कर आ रहा है और पूरे प्रोसेस से गुजारना चाहिए। वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है और ऐसे टैलेंटेड लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इस अच्छी कारकर्दगी को भी सराहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हो। नेक्स्ट मैच है जो कल मैच खेला जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के देखा जाए तो लास्ट जो 5 मैचेस हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 के 5 मैचेस कराची किंग्स से जीते हुए हैं। कराची किंग्स ने एक भी मैच नहीं जीता हुआ, यानी कि यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी नजर आया। जैसे वो इस पूरे टूर्नामेंट में अलग से एक पिक्चर डिस्प्ले किए हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, यहां पर भी अगेंस्ट कराची भी वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। और कुछ स्टैट्स भी हैं हमारे पास इनके प्लेयर्स, इनके बॉलर्स से मुतालिक, वो भी आपके सामने रखते हैं। देखा जाए तो कराची किंग्स की तरफ से हसन अली, मैचेस इनके 3 हैं, ओवर्स इन्होंने 12 करवाए हैं। पीएसएल की हम बात करें और विकेट्स हैं इनकी 8 और 8.25 की इनकी इकोनॉमी है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करें इस टूर्नामेंट में। हसन अली काफ़ी अरसे से ड्रॉप थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी बॉलिंग करें और ये एक गुड लक है कराची किंग्स के लिए। दूसरी जानिब शादाब खान, मैचेस हैं इनके 3, ओवर्स हैं इनके 10, विकेटें हैं इनकी 6 और इकोनॉमी है 6.77 की। शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा कह रही है। और अब कुछ बैटर्स आपके सामने रखते हैं, देखें तो विंस आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी जानिब से आ रही हैं। मैचेस हैं इनके 3 और 171 रन हैं, यानी कि मेरे ख्याल में ये सेकंड टॉपर हैं आई थिंक इस टूर्नामेंट के, साबिता फरहान के बाद। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। 57 की इनकी एवरेज स्ट्राइक रेट 185.86 का है, 150, 1 सेंचुरी, तो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं ये। एक और बैटर हमारे साथ हमारे सामने मौजूद हैं। मैचेस हैं इनके 3, कॉलिन मनरो, और 147 रन हैं। एवरेज इनकी है 73 की एवरेज के साथ खेलते हैं। बहुत ही डेंजरस है भाई ये। स्ट्राइक रेट इनका 156.38 का है, 150 है इनकी जानिब से। तो अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट मैच पर।
अली ताबिश, आपसे मैं इसका आगाज़ कर दूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लास्ट 5 गेम हुई है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीता है और इस टूर्नामेंट में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा जा रहा है। आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है जब अब मौजूदा कराची किंग्स क्या पहले से बेहतर नज़र आ रही है? यानी कि इस टूर्नामेंट में शायद इनका पहला मैच है, तो हरा पाएगी कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को? देखें, वो डाटा तो है आपके पास, डाटा बता भी रहा है कि इस्लामाबाद जीता हुआ है, बिल्कुल। बट द थिंग इज कि जो कराची किंग्स का ये आउटफिट है वो नहीं था पिछले 2 सीजन्स में। वो 5 मैच बनते हैं पिछले 2 सीजन्स के, वो कराची का आउटफिट बहुत डिफरेंट था। ठीक है। एक उसमें सीजन वो भी था कि जिसमें बाबर आजम ने 450 रन किए हुए थे, लेकिन कराची 9 मैच हारा हुआ था और सिर्फ 1 मैच जीता था। ठीक। तो उसके बाद जो पिछला सीजन था जिसमें बाबर आजम नहीं थे कराची किंग में, बट कराची किंग्स वाज द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड पिछले पीएसएल में। बहुत बुरा सीजन उनका गया था। बट ये जो टीम है, जो करंट टीम है, ये बहुत डिफरेंट है उस पिछली कराची किंग्स की टीम से। डेविड वार्नर लीड कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में 2 मैच जीत भी चुके हैं 3 में से। तो ओवरऑल मच बेटर आउटफिट। आपने हसन अली की बात की, हसन अली की पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त थी और ही हैज नाउ आल्सो बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पीएसएल और ऑफ ऑल टाइम। 116 विकेटें वो ले चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, बड़ा कांटेदार मुकाबला आई होप के हो कल, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फॉर्म में है और कराची किंग्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल। अब एक मैच वो हार गए बीच में, इतना अच्छा नहीं खेले थे वो, बट ओवरऑल अगर आप 3 मैच स्टडी करें, बहुत जबरदस्त क्रिकेट। आप कह रहे हैं कि इनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से खेल रहा है, इनमें सिर्फ कराची किंग्स ऐसी टीम नजर आ रही है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने की पोजीशन में, हसन अली, वार्नर खुद उसमें मौजूद हैं। यानी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ टफ मुकाबला होगा? देखिए, दोनों टीमें इस टाइम जो है ना बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ हैं ओवरऑल T20 की अगर बात की जाए। दूसरा मैनेजमेंट, एज मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है दोनों की। इस्लामाबाद हमने बड़े अरसे से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि डाटा पे बहुत रिलाय करते हैं, डाटा पे काम करते हैं और हैं, और उनके इधर-उधर कोच नहीं की भी निकलते। है। हाँ, इधर उधर नहीं, वो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। वो हमने देखा था पिछले पीएसएल में भी कि इस्लामाबाद की टीम वाले यही कहते थे कि हमने अपनी हिकमत अमली से नहीं हिटना, नहीं निकलना। हमने अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो हम आप कह अग्रेसिव रहे ही हैं खेलेंगे। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा खेल रहा है, लेकिन कराची किंग्स यहाँ भी अच्छा खेल रहा है क्योंकि तकरीबन वैसे ही मैनेजमेंट कराची के पास। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? सर मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामाबाद का लड़ा भारी है इस मामले में। अच्छा। क्योंकि इस्लामाबाद जैसी क्रिकेट खेलते हैं ना, कराची उसके नज़दीक, उसके आसपास नहीं लगता मुझे। क्या लॉजिक क्या है, क्या वजह है? इस्लामाबाद के पास आप प्रॉपर टीम देखें, उनके 8वें 9वें तक वो बैट्समैन है। आपने भी देखा, अली ताबिश, 10वें 11वें तक भी होते हैं उनका। लासन नसीम शाह तक उनकी बैटिंग है, बॉलिंग आप देखें 3-4 बॉलिंग ऊपर तक उनकी बॉलिंग है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी तो फेवरेट है कल के मैच में। इस्लामाबाद यूनाइटेड चौक भी कर जाती है। हाँ, ये भी तो है ना, हो सकता है कल कर जाए, लेकिन आप कह रहे हैं तो भैया हम आपकी बात मानेंगे आज। ठीक है। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, दोनों ही टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, और आपने सुना हमारे दोनों पैनलिस्ट को, 5 मैचेस जो लास्ट गेम्स हुई हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती हुई है। इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर है। लेकिन सर, कराची किंग्स भी, आप समझते हैं कि कराची किंग्स में इतनी जान है कि वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देगी? देखिए, जाती तौर पर मेरा ख्याल में ये जो होते हैं ना स्टैट्स, ये एक हद तक अच्छे तो लगते हैं, खुशकुन लगते हैं, 5 सिफर ठीक है, लेकिन एक दिन आता है दूसरी टीम का भी। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे कराची में भी लगी, नो डाउट इस्लामाबाद वो अच्छा खेल रहा है और इस्लामाबाद के अच्छा खेलने में शादाब से कहीं ज्यादा रोल माइक हैसन का बेसिकली और कॉलिन का है। एक्सपीरियंस माइक हैसन की स्ट्रेटेजी आप देखें तो एज इट इज प्लान ए जो लेके जा रहे हैं शादाब, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। उस दिन शादाब उस दिन एक्सपोज होगा जिस दिन उसका प्लान ए वर्क नहीं करेगा, फिर समझ आएगी कि अब वो कहां पर लैग कर रहे हैं या माइक हैसन की स्ट्रेटेजी को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर मैं कराची की बात करूं तो मुझे उनको एज इसलिए देना पड़ेगा कि देखिए, एक तो ये है कि वो वार्नर जो है वो अपनी हनीमून पीरियड से बाहर आ गए हैं, मुझे लगता है वो बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब आपने, मतलब ये खतरे की घंटी बजा दी उन्होंने दूसरों के लिए जी। और उससे अहम बात ये थी कि पहले अगर आप मैच देखें तो 4 बॉलर जो फास्ट बॉलर खिला रहे थे, मीडियम पेसर थे, फास्ट तो नहीं करना चाहिए। हसन, अब्बास अली, अफरीदी, अब्बास अफरीदी और एडम मिलनी, चारों के चारों एक ही तरह के राइट आर्मर मीडियम पेसर थे जो बिल्कुल उनमें कोई वैरायटी नहीं लेके आ रहे थे। मैंने पहले मैच के बाद भी कहा था, दूसरे मैच के बाद भी कहा था, आप देखें तो उन्होंने मैच जीतने के बावजूद भी उन्होंने दोनों पहले मैचेस में 200 रन खाए हुए थे। कबीर हमजा को आप लेफ्टी के तौर पर कम से कम वैरायटी के लिए लेके आए, वो आपको वो बॉल को शेप करता है, दोनों तरफ शेप करता है। कल के मैच में अगर आप देखें तो विजिबल डिफरेंस मीर हमजा था बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, कल चेंजेस की गई थी कराची किंग्स की जानिब से, आप समझते हैं उन चेंजेस के बाद कराची की यही सेम टीम रहनी चाहिए और उनकी टीम कल बन गई है जिस तरह से उसको बनना चाहिए था? मोहम्मद नबी की इंक्लूजन बहुत अच्छी थी, मीर हमजा की
बहुत अच्छी थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जाहिद महमूद को वो कहीं किसी जगह पर फिट इन कर सके, कैसे करते हैं, उनके लिए एक और भी बड़ा अलमिया है, वो ये है कि उनके पास जब 4 इंटरनेशनल पिक आती है तो 3 तो ऊपर बैट्समैन आ गए, तो चौथी पिक बहुत मुश्किल होगी कि अब नबी को खिलाना है या एडम मिलने को खिलाना है, तो वहां पर उनके लिए ये सवालिया निशान भी बहुत बड़ा है, तो उनके खैर सोचने की बात है। लेकिन अगर जाहिद महमूद को वो कामयाब हो जाते हैं दरमियान में लाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो टीम फिर नहीं पकड़ाई देगी, बेशक वो इस्लामाबाद हो, बेशक वो लाहौर हो, फिर कोई भी हो, फिर कराची बहुत आगे निकल जाएगी। फिर कराची बहुत आगे निकल जाएगी। हसन अली की बात करेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं और कल वो मैच में भी होंगे, यानी कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए। उनके स्टैट्स भी हैं हमारे पास, अगर हैं तो प्ले करें और देखते हैं कि कौन कौन साथ है। हसन अली की बात करें तो वो इस वक्त टॉप पर है पाकिस्तान सुपर लीग में। जब से सुपर लीग शुरू हुई है 115 विकेटें हसन अली ने हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर अब वहाब रियाज हैं 113 विकेटों के साथ, शाहीन शाह अफरीदी 108 विकेटों के साथ, तीसरे नंबर पर शादाब खान चौथे नंबर पर मौजूद हैं, उनकी 97 विकेटें हैं। फ़हीम अशरफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये तो यानी कि फ़हीम अशरफ भी पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। सो अली ताबिश, हसन अली, इस सवाल मेरा यह है कि हसन अली ड्रॉप थे, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप थे, किसी भी अभी फॉर्मेट में वो नहीं खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि ड्रॉप बनता भी था। अब आपको लगता है कि यार वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो उस तरफ आ रहा है कि वो कौमी टीम की तरफ आए, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है आपको? वो जो हम कहते हैं कि यार इनको जाना चाहिए, डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहाँ जाएं, खेल कर आएँ, आपको लगता है? देखें, जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म करके टीम में आएगा ना, वी ऑल विल बी हैप्पी, हम सब खुश होंगे। हम देखेंगे कि आप कह रहे हैं कि सपोज हसन अली इस टूर्नामेंट में 17-18 विकेट ले लेता है, 20-21 विकेट ले लेता है, तो फिर तो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है, तो फिर तो और फिर वो टीम में आता है तो फिर जायज भी बनता है। अच्छा, कौन जीतेगा कल सर? शॉर्ट कमेंट आप। इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब आप कमेंट कीजिएगा सर, कौन जीतेगा कल? कराची हो रही है भाई, और इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब हमने कहीं तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब, आप हमारे साथ रहे और आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे। फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।